हेलो गाइज़, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग अभी अपना सेशन शुरू करते हैं करंट अफेयर का, जो क्वेश्चन नंबर 118 से होगा आज का। मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव परिणाम जारी किए गए। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त करी? तो 32 सीटों पर विजय प्राप्त करी। किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। टोटल सीट कितनी है त्रिपुरा की? तो 60 है, ये ध्यान रखेंगे। विधानसभा की बात हो रही है, ठीक है। मैक्सिमम लाती है बीजेपी, उसके बाद आते हैं टिपरा मोठा पार्टी, वहाँ की कोई लोकल पार्टी होगी वो लाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कौन बने हैं। तो माणिक साहा ने दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, ये दूसरी बार बने हैं। मार्च 2023 में उच्चतम न्यायालय यानी हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार, उच्चतम है ना, सुप्रीम कोर्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होगा? तो गृह मंत्री नहीं होंगे। कौन कौन होगा देख लेते हैं। पीएम होंगे, कोई एक कैबिनेट मंत्री होगा और लोकसभा के यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेंगे, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है? 324, इससे रिलेटेड। आगे देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। कौन थी पीठ के अध्यक्ष, कौन थे जिन्होंने निर्णय लिया? तो न्यायमूर्ति KM जोसेफ थे, ये देख सकते हैं। बाकी ये 4 मेंबर थे, यानी 1+4 का पैनल था जज का। हाँ, आर्टिकल किस में आती है? 324(2) के तहत आती है। संसद जब तक अनुच्छेद इतना के तहत कोई विधि नहीं बना लेती तब तक इस निर्णय का पालन किया जाएगा, यानी जब तक पार्लियामेंट कुछ नहीं बनाती तब तक इसी का पालन किया जाएगा, क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो इसीलिए इसको किया जा रहा है, ठीक है। ये जो ये सारी चीज़ें एक बार रीड आउट कर लेंगे नीचे वाली, मैं इसको ऊपर कर देती हूँ, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो लगेगा इंपॉर्टेंट है अपने मेंस के लिए उसको साइड में लिख के रख लीजिएगा। पीटी के लिए तो वही इंपॉर्टेंट था जो मैंने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इंडिया का एक सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है उसका उद्घाटन किया गया। पहले ये क्या था? पहले खड़गपुर था, अभी क्या है? हुबली धारवाड़ है, ठीक है। हुबली धारवाड़ कहाँ का है? तो कर्नाटका का है, जिसकी लंबाई कितनी होगी? 1507 मीटर होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कहाँ का है? ये भी इंपॉर्टेंट है। और पहले कौन सा था? खड़गपुर, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ऊपर देखते हैं। 1507 है, ठीक है। पहले कितनी थी? गोरखपुर की तो कितनी थी? 1366.33 मीटर, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये क्या था? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था। अभी क्या है हमारा? हुबली धारवाड़, कर्नाटका। चलिए आगे देखते हैं। मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग ने किस भारतीय उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेतक PGI का दर्जा प्रदान किया है? तो कांगड़ा चाय को किया है। कांगड़ा चाय कहाँ की है? तो हिमाचल प्रदेश की है। कांगड़ा चाय को GI टैग कब दिया गया था? तो 2005 में दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2023 में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? केरल न्यायालय बन गया। ये क्या करेगा? रीजनल लैंग्वेज में, वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज थी मलयालम है, तो उसमें क्या करेगा? निर्णय को प्रकाशित किया जाएगा। इसमें बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें, एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट तो उसे लिख लेना है। बाकी इसमें इस क्वेश्चन में रिलेटेड ऐसा कुछ है नहीं खास। विलेज है अपना इंडिया का जो क्या हो गया? पहला संविधान साक्षर जिला घोषित हो गया है, यह कोल्लम, ठीक है। पहला है कोल्लम, है केरला का। चलिए आगे देखेंगे। संविधान साक्षर का मतलब क्या होता है? संविधान, एक नागरिक को जितनी चीज़ें जाननी ज़रूरी है उसके हक के लिए वो उन्हें पता होनी चाहिए, उसी को क्या कहा जाता है? संविधान साक्षर। जैसे संविधान बहुत लंबा है, जो एक आम आदमी के लिए याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो याद करना, अगर उसे वो चीज़ पता है कि अगर मेरा जैसे कंज्यूमर का राइट या बहुत सारी चीज़ें हैं संविधान में, कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर आप के साथ अगेंस्ट हो रही है तो वो बारे में आपको जानना ज़रूरी है, उसी को कहते हैं संविधान साक्षर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। जनवरी 2023 में देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा घोषित किया गया? तो ये भी केरला किया गया। ई गवर्नेंस भी केरला है और ये भी केरल है, और संविधान साक्षर भी केरल का ही डिस्ट्रिक्ट है जो कि कोल्लम है। और इस पूरी तरीके से डिजिटल का क्या मतलब है? केरल के सभी पात्र यानी 3.76 करोड़ खाता में कम से कम एक सेवा या उत्पाद डिजिटल रूप में उपलब्ध है, यानी कि आपके पास नेट बैंकिंग है, ठीक है, UPI है आपके पास, ऐसा जो कोई भी डिजिटली आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बेसिकली नेट बैंकिंग होती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक आम नागरिक को ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की, तो सबके पास एक ना एक कोई सेवा ज़रूर है, ये इसकी बात बता रहा है।
आगे देखेंगे हम लोग 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। कौन सा बन गया, एक सेकेंड, एमपी का है, एमपी का विदिशा बन गया है। ठीक है, आकांक्षी जिला यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, ये ध्यान रखेंगे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जो कि 5G को लागू करने वाला पहला देश का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। किसके तहत लागू किया गया, तो स्टार्टअप C.DOT के सहयोग से इसको लागू किया गया है। और आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में, तो 8 है टोटल, ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है आपका रिवर क्रूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया, तो कहाँ पे, वाराणसी। ये क्या है, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। ठीक है, जो रिवर में चलेगा क्रूज का नाम क्या है, MV है। ठीक है, MV गंगा विलास। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है जो पूछे जा सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये तो इसकी अवधि कितनी होगी, 51 दिन की होगी, यानी टोटल ड्यूरेशन 51 दिन का होगा। पहला कब रवाना हो, तो 1 मार्च 2023 को, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3200 किलोमीटर ये जो है वो अवधि ट्रैवल करेगा। 36 पर्यटक इसमें जा सकते हैं और 51 दिनों की यह यात्रा में भारत 5 राज्यों से गुजरेगा और बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम से होकर असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। यानी भारत के 5 राज्य, बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम और असम से डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। यात्रा के दौरान यह क्रूज 50 से अधिक पर्यटन स्थलों पर रुका, जिनमें विश्व विरासत स्थल भी शामिल थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि MV गंगा विलास में सभी लग्जरी सुविधाओं के साथ 3 डेक हैं और 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट्स है। यानी कपल रहेंगे ना इसमें, तो 18 दूना 36 हो गया। ठीक है, और सर इसमें 36 में से 32 जो थे वो स्विट्ज़रलैंड के थे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 32 जो थे स्विट्ज़रलैंड के थे। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में कुछ चीज़ें वो देख लेते हैं हम लोग। इस मिशन में का प्रारंभिक परिव्यय यानी जो बजट रहेगा वो 19744 करोड़ का है। इसमें प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास होगा। इससे ग्रीन गैस उत्सर्जन में प्रतिवर्ष लगभग 50 मिलियन मेट्रिक टन की कटौती की जाएगी। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से विकल्प सही है, तो इसके जो सारे विकल्प है वो सही हैं। ठीक है, सारे इसके ऑप्शन सही हैं और लागत इतनी रहेगी और 2030 तक इसको संभावित रहेगा कि इसको लॉन्च किया जाएगा। 5 मिलियन इतना ध्यान है, 125 गीगावाट बनेगा, 5 मिलियन टन ऐसे रखेंगे और 50 मिलियन टन जो है वो कम किया जाएगा। ऐसे करके शॉर्टकट में आप लिख लेंगे कहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको इम्पॉर्टेंट है डेटा। रिलेटेड ये देख लेंगे साइट की, जैसे स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम रहेगा और ये शिप की रहेगा आपका स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप और एक ग्रीन हाइड्रोजन हब, ये फुल फॉर्म सारे याद रख लेंगे। जब कुछ इंटरनेशनल देखते हैं हम लोग, नाम के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो कंपाला युगांडा में किया गया। नॉन अलाइन मूवमेंट होता है इसका नाम इंग्लिश में, कंपाला युगांडा में किया गया। ठीक है, इसकी थीम देख लेते हैं। थीम है आपकी डिपेंडिंग कॉपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। ठीक है, इसको ध्यान रख लेंगे, नाम इम्पॉर्टेंट है। 19 जो है इसका एडिशन रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग है 54वीं, वो कहाँ की गई, तो दावोस में की गई। स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है दावोस, वहाँ पे किया गया। पार्टिसिपेट किसने किया हमारे इंडिया की तरफ, तो स्मृति ईरानी और अश्विनी वैष्णव और हरदीप पुरी, तीन मंत्रियों ने किया, जो कि क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है। ठीक है, थीम क्या थी, रिबिल्डिंग ट्रस्ट। इसकी जो थीम है याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, रिबिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, और वर्ष 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी कौन करेगा, तो ये भारत करेगा। भारत को अभी बहुत सारे इंटरनेशनल जो फोरम्स है उनकी प्रेसिडेंशिप करने का मौका मिल रहा है। आने वाले जो साल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इस वर्ष मिस्टर वर्ल्ड की भी करेगा इंडिया, और अभी G20 का किया हमने, अब इसकी करेंगे हम, यूनेस्को के लिए करेंगे 46। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, भारत ये पहली बार कर रहा है। ठीक है, और कब से कब तक करेगा, तो 21 जुलाई से 31 जुलाई तक करेगा। डेट भी याद रखेंगे। इसमें 21 देश शामिल होंगे, जिसमें एक भारत भी रहेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया 21 देश इसमें रहेंगे। ठीक है, इस विश्व धरोहर सम्मेलन के अनुसार समिति के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। शेख हसीना जो है वो लगातार
5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है, ये कौन सी पार्टी से बनती है ये पूछ रहा है, तो बांग्लादेश अवामी लीग से बनी है, 5वीं बार लगातार बनी है। चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं। राष्ट्रपति कौन है वो बांग्लादेश के, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन है। शेख हसीना 5वीं बार बनी है। और 300 संसदीय सीट में इन्होंने कितने जीते हैं, तो 223 सीट पर जीत प्राप्त की है। 300 सीटें वहाँ की। चलिए 12वीं प्रधानमंत्री है वहाँ बांग्लादेश की। एक्स जो है वो कहाँ, किस देश के नए सम्राट बने हैं, तो ये बने हैं डेनमार्क की। ठीक है, इनकी मदर थी इससे पहले, जो स्वेच्छा से इन्होंने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया, तो इनको मौका मिला है। और ये कितने, आई थिंक 56 साल के, आगे देखते हैं हम लोग, साल के ये हैं। और इनकी माता श्री जो है, जो इससे पहले थी, वो कितनी है, 83 वर्ष की है। ठीक है, रानी मार्गरेट द्वितीय। अब 83 उम्र में इन्होंने अपनी इच्छा से छोड़ दिया है। डेनमार्क के 900 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राजा रानी ने स्वेच्छा से सम्राट का पद छोड़ा हो। ये इन राजा की क्या है, माँ है। 1972 से ये क्या थी, शासिका थी। ये सब इम्पॉर्टेंट डेटा है, याद रखेंगे। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा आ गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो भारत ने 7वां किया है। ठीक है, और इसको कौन लॉन्च करता है, तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, ये ध्यान रख लेंगे। ठीक है, पब्लिश कौन करते हैं, 63 कंट्री, साथ में EU यूरोपियन यूनियन, ये शामिल थे इसमें। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1, 2 और 3 नंबर पे कोई भी देश नहीं है। ठीक है, नंबर 4 पे है डेनमार्क, नंबर 5 पे एस्टोनिया, नंबर 6 पे फिलीपींस और नंबर 7 पे कौन सा है, भारत है। और सबसे लास्ट में बात करें तो सऊदी अरबिया है। ठीक है, UAE, ईरान एंड सऊदी अरबिया, ये लास्ट के 3 हैं, सऊदी अरब। ठीक है, भारत जो है वो 2023 में 8वीं था, इस बार 7वीं रैंक पर है। चलिए आगे देखेंगे। सेकेंड, ये 2023 में लॉन्च, 24 के लिए। एक सेकेंड, 7वां रैंक हासिल किया, ये ध्यान रखेंगे। और बाकी जो नंबर 1, 2, 3 पे तो कोई नहीं है, नंबर 4 पे कौन है, ये ध्यान रखना है, डेनमार्क। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत के पासपोर्ट से विश्व के कितने देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा की जा सकती है, तो 62। ठीक है, और भारत की रैंक देखेंगे हम लोग आगे, और इसको जारी कौन करते हैं, हेनले एंड पार्टनर्स करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नंबर टॉप पे कौन रहा। इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट है, 80 नंबर पे इंडिया की रैंक है, और 62 देशों में हम लोग क्या है, वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। और साथ ही नंबर टॉप कौन किया है सूचकांक में, सिंगापुर के साथ फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन ने शीर्ष रैंक हासिल की है। ठीक है, इसका मतलब है कि इन सब ने क्या है, नंबर 1 पे आए हैं, ये लोग टॉप पे हैं। सिंगापुर के साथ फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ये 5 देश के नाम याद रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंट्रीज़ हैं, इनके नाम याद रखेंगे। पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है। टॉप की बात करेंगे तो 194 कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं बिना वीज़ा के, और हम लोग सिर्फ 62 में कर सकते हैं। ठीक है, पिछले 5 वर्षों तक जापान जो है वो इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा था, लेकिन इस बार जापान को क्या है, 3री रैंक मिली थी, लेकिन यह पूर्ण शीर्ष स्थान पर आ गया है। यानी 2024 में फिर से क्या गया, रैंक ऊपर आ गया है। और अफगानिस्तान जो है वो सबसे अंतिम है, जिसमें 28 देशों के में वीज़ा फ्री आप ट्रैवल कर सकते हैं, उसके पासपोर्ट है अगर आपके पास तो। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, तो 109 रैंक है। ठीक है, और जारीकर्ता कौन है, वॉशिंगटन DC स्थित कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से। टोटल कंट्रीज कितनी है, 165, हमारी रैंक है 109। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, तो तब नंबर टॉप पे कौन रहा, तो स्विट्ज़रलैंड, सेकंड नंबर न्यूजीलैंड, देन डेनमार्क, सबसे लास्ट में कौन है, सीरिया। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। और सबसे ज़्यादा मानव को स्वतंत्रता कहाँ पे है, तो उत्तर अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका में है। देख लेते हैं, तो सेंट्रल, ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में, उसके बाद सहारा अफ्रीका एंड दक्षिण एशिया। एक बार गो थ्रू कर लेंगे इस टेबल को, एक जगह स्क्रीनशॉट लेके लिख लेंगे बाद में। ठीक है, तो बाद में कन्फ्यूज़न हो जाएगी। और 2012 में क्या रैंक थी इसकी, तो 112। अभी हम लोग 3 पायदान नीचे घटे हैं। तो हम लोग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कॉम्पिटिटिव इंडेक्स होता है, उसमें कितनी रैंक मिली इंडिया को,
49 मिली। देखिए यहाँ फुल फॉर्म लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसको देख लेंगे, ठीक है। 49 रैंक मिले, ये इंपॉर्टेंट है। देखने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूएसए, नीदरलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड। यही 5 कंट्रीज है जो घुमा फिरा के ऊपर नीचे आ रही है हर रैंकिंग में, ठीक है। यूएसए, नीदरलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क एंड स्विट्जरलैंड। चलिए आगे देखते हैं। जब टॉप के 5 देखें तो बॉटम के 3 भी देखेंगे। सबसे लास्ट में कौन है? वेनेजुएला है, मंगोलिया है, कंबोडिया, यानी नीचे से ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। लास्ट में कौन है? वेनेजुएला है, जैसे उधर सबसे नंबर 1 पे है यूएसए, ठीक है। भारत की रैंकिंग लास्ट ईयर कितनी थी? 54 थी, अभी कितनी है? 49 है, यानी इंप्रूवमेंट हुई है। क्यूज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 में भारत के कितने संस्थानों को शामिल किया गया है? तो 148 संस्था को शामिल किया गया है। इतने टॉप में आए हैं, तो टॉप 100 में कौन है? 7 विश्वविद्यालय हैं। सबसे नंबर 140 पे कौन आता है? आईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर, कानपुर। देखिए 5 आईटी आ रही हैं, ठीक है। एक सेकेंड ऊपर देख लेते हैं। आईआईटी कितनी है इस रैंकिंग में? तो 5, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर एंड कानपुर। आईआईसी क्या है? बेंगलुरु है, और दूसरा क्या है? विश्वविद्यालय है दिल्ली का, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये सारे आए हैं, ठीक है। और टॉप में देखते हैं कि कौन आया है नंबर 1 पे। तो चीन का है पेकिंग विश्वविद्यालय, और 2 पे देख लेते हैं हांगकांग विश्वविद्यालय। दोनों याद रखेंगे, बाकी इंडिया के साथ हो गए। और नंबर 1 पे कौन है? चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय। अब देखते हैं हम लोग करप्शन इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन है, जहाँ पे करप्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो फिनलैंड ऐसी जगह है जहाँ पे करप्शन बिल्कुल भी नहीं है। 22 का है, जो 2023 में लॉन्च किया गया है नवंबर में, ठीक है। ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी 3-4 महीने पुराना है। और भारत की रैंक कितनी है? तो 90 आई है, सबसे इंपॉर्टेंट। कम भ्रष्टाचार वाले नॉर्वे, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड। और सबसे अधिक की बात करें तो सीरिया, ठीक है। सीरिया है, उसके बाद है उत्तर कोरिया, सबसे लास्ट में सीरिया, देन उत्तर कोरिया, उसके बाद कॉन्गो गणतंत्र। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। WHO द्वारा जारी वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट यानी ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर टीबी के कितने प्रतिशत मामले भारत में दर्ज किए गए? तो 27% मामले जो है भारत में दर्ज किए गए हैं। और 192 देशों की इसमें क्या है? रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। भारत में सबसे अधिक है टीबी के मामले। भारत के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? इंडोनेशिया आता है, फिर चीन आता है, फिलीपींस आता है, पाकिस्तान आता है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे। और हमारा टारगेट कब तक का है इसको ख़त्म करने का, देख लेते हैं। WHO ने कहा है कि 2025 तक क्या करेगा ये? टीबी के मामलों को 75% की कमी लाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इंडिया का टारगेट कब तक का है टीबी को ख़त्म करने का, ठीक है। कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। 12 क्वेश्चन इंटरनेशनल जो था वो मैंने 12 तक करवाए। कल हम यहाँ 13 नंबर से करेंगे। तब तक के लिए रिवीजन कीजिए अधिक से अधिक, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और कोई सजेशन हो जो देना चाहते हैं, जो नई वीडियो चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।